Hello students, I am Chitra from Edu Input. Today we will discuss mitochondria. हम लास्ट लेक्चर्स में सेल ऑर्गेनेलिस कुछ स्टडी कर चुके हैं, कुछ हम नेक्स्ट करेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑर्गेनेली ऑफ यूकैरियोटिक सेल. ये यहाँ पर स्पेसिफाई अगर किया गया है कि यूकैरियोटिक सेल में होती है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती. ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके अंदर नो मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली, यूकैरियोटिक सेल के अंदर सारी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं. और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, तो ये भी यानी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी. Mitochondria is responsible for energy production and supply to the cell. And its supply to the cell. यानी जितनी भी एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. और उसके बाद जो पूरे सेल को एनर्जी सप्लाई हो रही है वो कौन कर रहा है? वो भी माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है. तो यानी एनर्जी प्रोडक्शन के अगर हम देखें प्रोसेसेस, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, यही सेलुलर रेस्पिरेशन ओवरऑल. तो सेलुलर रेस्पिरेशन ही ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? एटीपी प्रोडक्शन होती है. तो इसका मतलब ये है कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है. नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी फ्रॉम सेल टू सेल. डिफरेंट सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद डिफरेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल है, नर्व सेल के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. लेकिन अगर हम बात करें स्किन सेल की, स्किन सेल के अंदर वेरी फ्यू नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट हम माइटोकॉन्ड्रिया की शेप डिस्कस करेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया को अगर ऑब्जर्व किया जाए, ज़ाहिर है एक सिंगल सेल को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर प्रेजेंट एक ऑर्गेनेली, यानी एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं हम इसे. अंडर माइक्रोस्कोप दे अपीयर्स लाइक वेसिकल, यानी अगर हम इसे अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो ये हमें वेसिकल्स की फॉर्म में नजर आती है, या रॉड्स और फिलामेंट्स की फॉर्म में. कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी है जिसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इसमें क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है. आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ. इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स फोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी. Cristae contains F1 particles. Inner chamber is called mitochondrial cortex. यहाँ पर देखें, हमने देखा कि इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन नंबर 1 और ये है M2 मेम्ब्रेन नंबर 2. सेकेंड पॉइंट पे हमने देखा आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ. ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इसको हम देख सकते हैं, ये क्या होती है? स्मूथ. इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स फोल्डिंग्स, ये है इनर मेम्ब्रेन. अब ये जो इसकी फोल्डिंग्स बन रही हैं, इनको हमने क्या नाम दिया था? क्रिस्टी. क्रिस्टी कंटेन्स F1 पार्टिकल्स. अब ये देखें, यहाँ पर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं इसके अंदर, इनर फोल्डिंग्स के अंदर, इनको हम क्या नाम देते हैं? F1 पार्टिकल्स. इनर चैम्बर इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. अगर हम सिर्फ सेल में देखें, सेल है ये, इसका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है सेल का, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म में जितना भी मैट्रिक्स आता है उसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्मिक
मैट्रिक्स का। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के इनर साइड पर जो मटेरियल प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कंटेन सर्कुलर डीएनए एंड मल्टीपल प्रोटीन्स। यानी अब ये जो इसका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, इसके अंदर ही यहाँ पर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है और इसके अंदर ही प्रोटीन्स होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में अगर हम इसकी सेल मेम्ब्रेन को देखें, सेल मेम्ब्रेन रिसेंबल्स टू अदर मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल, यानी बाकी सेल मेम्ब्रेन से रिसेंबल करी होती है। अगर हम सिंपल सेल मेम्ब्रेन की देखें, यानी इनकी इसकी सेल मेम्ब्रेन की और सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो सेम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड इवन न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन्स का मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर में बताया कि इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, लिपिड्स भी होते हैं और इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। हमने पीछे देखा कि इसके अंदर क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर डीएनए यानी इसका न्यूक्लिक एसिड। Mitochondrias have their own genome. न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है तो इसके अंदर क्या होगा, इनका अपना जीनोम होगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। अब इनके अंदर अपना सर्कुलर डीएनए मौजूद है तो ये क्या कर सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, यानी सेल से हटकर इंडिपेंडेंट ऑफ द सेल ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसे हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिक फूड की क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है, लाइसिस कह लें। जब उसकी ब्रेकडाउन होती है किसके थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के थ्रू, तो वो क्या होता है, उससे क्या बनती है, एटीपीज बनती हैं। और वो एटीपीज जो हैं, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जितना भी एरिया प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर जो एटीपी बनी थी, एटीपी फॉर्मेशन भी किसके अंदर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब सेलुलर रेस्पिरेशन से जो एटीपी बनेगी, सेलुलर रेस्पिरेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी जो रिलीज हुई है उसको माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उसको मजीद प्रोसेस करके एनर्जी रिच कंपाउंड वो कौन सा है, एटीपी, उसमें चेंज करता है और फिर उसको पूरे सेल को सप्लाई करता है एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट इज इनिशिएशन ऑफ एपोप्टोसिस। When something goes irreparably wrong, mitochondrial factors cause apoptosis. यानी सेल के अंदर सेल के अंदर अगर कुछ irreparably wrong होता है, यानी जिसको दोबारा से रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल फैक्टर्स काज करते हैं एपोप्टोसिस। दो टर्म्स हैं, एक होती है नेक्रोसिस, सेकेंड वन इज एपोप्टोसिस। अब जब सेल में एबनॉर्मेलिटी काज हो रही है तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है नेक्रोसिस का और सेकंड होता है एपोप्टोसिस का। नेक्रोसिस क्या होता है कि इससे सेल एक्सप्लोजन होती है और जितना भी सेल मटेरियल होता है वो पूरे सेल के अंदर फैल जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है एपोप्टोसिस का। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्लान्ड डेथ ऑफ सेल।
यानी अगर सेल के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी काज हो रही है, वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन होता है सेल की डेथ का, और उसको एपोप्टोसिस जो है ये मोर सेफ ऑप्शन है देन नेक्रोसिस। और माइटोकॉन्ड्रियल फैक्टर्स, माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, एपोप्टोसिस को इनिशिएट करते हैं ताकि सेल का सेफली रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट वन इज असिस्ट इन हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन होती है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन के अंदर एक हीम ग्रुप मौजूद होता है, उसके सेंटर में, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के सेंटर में हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। इसे हम क्या कहते हैं, हीम ग्रुप। इसका फंक्शन क्या है, टू कैरी ऑक्सीजन। तो इस हीम ग्रुप की प्रोडक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग द बैलेंस ऑफ कैल्शियम इन द सेल। सेल के अंदर कैल्शियम की बैलेंस को मेंटेन रखने में भी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। कैल्शियम का रोल होता है मसल मूवमेंट में, यानी मसल्स में जो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है उसमें वो जो है कैल्शियम उसमें इन्वॉल्व होती है। तो कैल्शियम को माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कैल्शियम को स्टोर करता है और फिर उसे रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, अगर हम सिर्फ मसल सेल की एग्जांपल लेते हैं तो अब उन्हें अपनी मूवमेंट के लिए, उन्हें अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम की एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास वो एक्स्ट्रा अमाउंट स्टोर होती है, वो क्या करता है, उसको रिलीज कर देता है मसल सेल्स की अगर हम बात करें तो मसल सेल्स में उसको रिलीज करता है, जिसकी वजह से मसल सेल्स अपनी फंक्शनिंग को प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट वन इज रोल इन इनहेरिटेंस। माइटोकॉन्ड्रिया इज द कैरियर ऑफ मैटरनल हेरिडिटी। मैटरनल यानी विच कम्स फ्रॉम योर मदर। मैटरनल साइड से जितने भी हेरिडिटी करेक्टर्स आप तक आ रहे हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। किस तरह से कि जो मैटरनल सेल इन्वॉल्व है सेल डिवीजन में, जैसे न्यू इंडिविजुअल बन रहा है, उसके वो जो माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में या नेक्स्ट इंडिविजुअल में, वो माइटोकॉन्ड्रिया डिसाइड करता है कि उस इंडिविजुअल के जो करेक्टर्स हैं वो क्या होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं www.hoinput.com। थैंक यू।